नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रयोगवाद को शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने प्रगतिवाद को अभी जस्ट ख़त्म किया है और ये क्लास हमको मंडे को देनी थी, लेकिन थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण हम ये आज दे पा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रयोगवाद पर, जो 1943 से 1953 तक माना गया है। 53 तक क्यों माना गया है? क्योंकि आप जानते हैं 1954 में जो नई पत्रिका प्रकाशित हुई थी, तो वहीं से ही नई कविता का समय मान लिया गया है। तो अभी फ़िलहाल हम प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे, इसके बाद नई कविता और फिर हम गद्य विधाओं को शुरू करेंगे। यानी कि हम इतिहास के लगभग सभी युगों को एक साथ ले करके और उसके बाद आपको गद्य विधाओं तक ले चलेंगे। गद्य विधाओं के बाद पूरा पाठ्यक्रम हमने पहले वीडियो में दे दिया था कि हम क्या क्या लेने वाले हैं, लेकिन अभी दोहराने की ज़रूरत हमें लग नहीं रही है। फ़िलहाल हम इतना बता दें कि प्रयोगवाद के बाद नई कविता और उसके बाद आपको गद्य विधाओं पर हम ले चलेंगे। तो अभी हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, उसे शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगी कि भाई जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। इन सभी का बहुत बहुत आभार कि हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ अपना रुझान जो है व्यक्त कर रहे हैं, हमारे सहयोग दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और आगे भी ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी बात के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग और भी मतलब अभी तक इन वीडियो से यानी इन सीरीज़ से अनजान हैं, उन्हें बता दूं कि ये सीरीज़ जो है समाधान सीरीज के नाम से मैं चला रही हूँ। और इसमें ये जो 2022 का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो वैकेंसी आई थी, उसके लिए विशेष तौर से यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें कि आपको टीजीटी पीजीटी 2023 हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी वीडियो जो अभी तक हो चुकी हैं, जिनमें हमारा टारगेट 7000 प्रश्नों को लेकर के चलने का है, इन सभी के जितनी भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? प्रयोगवाद की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? सन देख रहे हैं आप, ए 1943 से 1954, बी 1943 से 1953, सी 1944 से 1950, डी 1940 से 1954। तो इसमें समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इस पर आप अभी हमने ऊपर जब वीडियो शुरू की थी तभी आपको बता दिया था। फ़िलहाल अगर नहीं देखा है तो आप अपने आंसर को लाइव सेशन में टाइप कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर सही उत्तर ले रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन 1943 से 1953 ये प्रयोगवाद की समय सीमा मानी गई है। प्रयोगवाद का आरंभ जो है वो सन 1943 से होता है। और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था, जिसमें अज्ञेय के संपादकत्व में 7 कवियों को संग्रहित किया गया था, तो वो इसी सन से यानी कि 1943 से ही शुरू हुआ था और वहीं से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? ए तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते, डी नई कविता। इनमें से कौन सी पत्रिका प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तार सप्तक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका संपादकत्व तो अज्ञेय ने किया है, जैसा कि आपको ऊपर के प्रश्न में बताया गया है। तो अभी तक आपने यहाँ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। बेसिक क्वेश्चन से तात्पर्य कि जो बहुत ही शुरुआती क्वेश्चन होते हैं किसी भी काल को शुरू करने से पहले, वही हैं। आगे आपको मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के, हाई लेवल के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। कथन वाले भी, पंक्तियों वाले भी, सभी तरह के प्रश्नों को समाहित किया जाता है किसी एक युग को विश्लेषित करने में। तो 175 क्वेश्चन लगभग हम प्रयोगवाद के लेने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम कितने ले सकते हैं वो अभी आगे डिपेंड करेगा कितना लेंगे। चलिए फ़िलहाल हम तीसरे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस पत्रिका में संग्रहित हैं? ए प्रतीक, बी तार सप्तक, सी नए पत्ते, डी नई कविता। इनमें से किसमें संग्रहित है? पीजीटी परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें ये प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं थीं, इनमें से किस पत्रिका में संग्रहित हैं? तो ये सभी जो रचनाएं हैं कवियों की, ये सभी संग्रहित हैं बी ऑप्शन तार सप्तक में। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर अभी तक आप इससे अभिज्ञ हैं तो आज ज़रूर विज्ञ हो जाएं। ए नामवर सिंह, बी अज्ञेय, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी निराला। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है प्रयोगवाद शब्द का वो किया है नंदुलारे वाजपेयी ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? ए जगदीश गुप्त, बी निराला, सी अज्ञेय, डी रामविलास शर्मा। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? अज्ञेय के अनुसार, प्रवर्तक अर्थात अज्ञेय, इनके अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण, डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर छठे प्रश्न का? तो इसमें इनका जो मुख्य लक्ष्य था इस पर हमें फोकस करना है प्रयोगवादी कवियों का। तो ये क्या था? तो ये था सी नई राहों का अन्वेषण, नई राहों की खोज। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? मैं एक वीडियो उस दिन देख रही थी, वे जल्द ही, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं से जुड़ी रहती हूँ चैनल के, जो भी मैं अपने चैनल पे सर्च करती हूँ या इस पे मैं एनालिटिक्स पे जाती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे जो वीडियोज़ वहाँ दिखती हैं मैं वहाँ पर देख रही थी। एक बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन वो पता है क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे बैठे ठौलों का डंडा। मतलब ये जो ठाले शब्द है ये शुद्ध शब्द है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लिखा बैठे ठाले का धंधा, ये हर जगह लिखा मिलता है, लेकिन वो बोल रहे थे बैठे ठौले का धंधा। तो ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, क्योंकि कभी कभी उच्चारण किसी किसी का सही नहीं होता है। फिलहाल अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, बैठे ठाले की जगह अगर आपने कुछ और पढ़ रखा है किसी बुक से, तो उस बुक का नाम और उसका देते हुए रेफरेंस जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इसको बैठे ठाले का ही कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं। तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी नामवर सिंह, सी आचार्य शुक्ल, डी विजय देव नारायण शाही। इनमें से किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंदुलारे वाजपेयी, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी इसमें सही होगा। प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, इसके बाद दिया गया ने प्रयोगवाद का सर्वाधिक प्रभावित किया। यहाँ पर को होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, किसने सर्वाधिक प्रभावित किया? इनमें से ए मार्क्सवाद, बी अस्तित्ववाद, सी प्रयोगवाद, डी छायावाद। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद को किसने प्रभावित किया है? तो वो ऑप्शन कौन सा है? KBS PGT परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर अभी तक आ गया होगा। चलिए हम सही उत्तर बताते हैं, बी अस्तित्ववाद यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? ए 1930 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1943 ईस्वी। TGT परीक्षा 2016, PGT परीक्षा 2002 में ये प्रश्न हूबहू पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ है? इसका सही उत्तर है 1943, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की पक्षधर पत्रिका थी? ए सरस्वती, बी हंस, सी विशाल भारत, डी प्रतीक। इनमें से कौन सी पत्रिका जो सबसे ज़्यादा पक्षधर थी प्रयोगवाद के संबंध में? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है प्रतीक, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रतीक पत्रिका, जिसके संपादक अज्ञेय जी हैं, और ये पत्रिका जो प्रयोगवाद की बहुत पक्षधर पत्रिका मानी जाती थी, इसका प्रकाशन होता था इलाहाबाद से, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने में इष्ट नहीं है, वो साधन है, ये कथन निम्न में से किसका है?
प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, बीच में रिक्त स्थान है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। प्रयोग अपने में इष्ट नहीं है, वह साधन एक बड़ा सा कथन था जिसका मेन पार्ट यहाँ पर लिया गया है। ये कथन निम्न में से किसका है? ए मुक्तिबोध, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी नामवर सिंह, डी अज्ञेय। इनमें से किसका कथन है ये? तो ये है अज्ञेय का कथन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? ए मुक्तिबोध, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी अज्ञेय। इनमें से किसने कहा है तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है अज्ञेय, यानी कि डी ऑप्शन। राहों का अन्वेषी इन्होंने कहा कि मतलब हम राह खोज रहे हैं और ऐसे ही कवियों का हमने सप्तक बनाया हुआ है और इन्हीं कवियों के माध्यम से हम राहों की यानी नई राहों की खोज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? नकेनवाद इनमें से किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये काव्यधारा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था बल्कि से प्रयुक्त हुआ था, यानी कि काव्यधारा से इसका विकसित रूप मान सकते हैं। प्रयोगवाद की एक काव्यधारा के रूप में विकसित हुआ था ये, तो काव्यधारा कह सकते हैं लेकिन के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ था, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रयोगवाद के लिए नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था, बल्कि प्रयोगवाद की एक काव्यधारा के रूप में ये विकसित हुआ था, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही। प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यानी अगर यहाँ पर ये होता, यहाँ ऑप्शन अगर प्रपद्यवाद होता तो बिल्कुल सही होता, ऑप्शन है नहीं तो या तो हम इनमें से कोई नहीं लगाएं यहाँ पर, ठीक है, और या फिर जो है हम प्रयोगवादी काव्य को अगर रख रहे हैं तो नकेनवाद जो है वो प्रयोगवादी काव्यधारा का एक विकसित रूप है। अगला प्रश्न है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं, इनमें से कौन कौन साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं जिसका नाम था नकेनवाद? ए जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञेय, बी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, सी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नागार्जुन, डी नरेश मेहता, केसरी कुमार और निर्मल वर्मा। इनमें से कौन हैं जो नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ये तीन जो हैं, यहाँ पर नरेश मेहता लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर सिर्फ नरेश होता है, यानी नरेश कुमार होता, ठीक है, ये नरेश मेहता वाली मेहता नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को घुमा के लिख दिया गया है लेकिन फिर भी हम लेते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा, फिर से हम इसको देख लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, ठीक है, ये तीन जो हैं वो नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश, केसरी कुमार। तो इनमें से कौन है जो नकेनवाद यानी प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं रहे हैं? तो वो है बी ऑप्शन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। बल्कि और बाकी ये तीन जो हैं, नलिन विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार, इन्हीं के तीनों के नाम को लेकर के इसको नकेनवाद बनाया गया। जैसे आप देखते हैं नलिन का ना लिया गया है और केसरी का के लिया गया है और नरेश का ना लिया गया है, इसी को नकेनवाद बना दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रपद्यवाद का ही एक अन्य नाम है नकेनवाद। अगला प्रश्न है, प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है? वो भी दोहरा साधन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। एक तो ये कि प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वो भी सिर्फ साधन न मान करके दोहरा साधन माना है। ए ऑप्शन अज्ञेय, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी प्रभाकर माचवे। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी आपके तार सप्तक के कवि हैं नंदुलारे वाजपेयी को छोड़ करके। तो इसमें जो सही उत्तर हमारा है वो फिलहाल हम लेंगे तो वो है अज्ञेय, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और रही बात तार सप्तक के कवियों की, तो आगे के प्रश्नों में हम इन पर चर्चा करेंगे। तार सप्तक में 7 कवि रहे हैं, जिसके लिए मैंने तो फिलहाल एक ट्रिक बना रखी थी, मैं आपको ज़रूर यहाँ पर साझा करूँगी कि भागने गिरा प्रज्ञ, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। यानी तार सप्तक के कवियों को लेकर के उनको याद करने के लिए ट्रिक भी बना रखी है कि भागने गिरा प्रज्ञ
तो जैसे हम यहाँ बात करें भा से तो भारत भूषण अग्रवाल हैं, गा से तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ने से तो नेमीचंद्र जैन हैं, गी से गिरिजा कुमार माथुर हैं और रा से रामविलास शर्मा हैं, प्र से प्रभाकर माचवे हैं और गे से अज्ञे हैं। ये मैंने अपने दिमाग से अपने तरीके से ट्रिक बनाई थी अपने पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान, जिससे कि कभी कभी क्या होता है हमें सारी चीज़ें याद होती हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होता है, लेकिन परीक्षा में हमारा दिमाग बिल्कुल अस्थिर हो जाता है और बहुत जगह भागने लगता है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। इस स्थिति में हम झूलने लगते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए ऐसे प्रश्नों को हमें जो है ट्रिक ज़रूर बना लेनी चाहिए, छोटे से वाक्य में बांध लेना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, या और बेहतर तरीका आपके पास हो तो उसे हमसे ज़रूर साझा करें, और जिससे और लोगों का भी लाभ हो सके। चलिए फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। देखिए इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो यानी कि आपसे एक कवि नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपसे वो सभी कवि पूछे जा रहे हैं जितने भी उस सप्तक में आते हैं। तो यानी सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो अब कैसे याद रखेंगे सातों के नाम? सिर्फ सात ही तो है नहीं, 4 सप्तक हैं, चारों के कवियों के नाम याद करना। तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है तार सप्तक के कवियों को क्रम से याद रखने के लिए, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूँगी, या आई बटन में दे दूँगी। यहाँ पर ऊपर जो है आई बटन होता है उसमें भी दे दूँगी, जिससे कि आप देख सकें। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। तो इनमें से कौन जो तार सप्तक का कवि नहीं है उस पर हम बात करेंगे। तो कौन नहीं है इनमें से? वो है धर्मवीर भारती, यानी डी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। और अभी हमने इसके पहले ऊपर बात की थी, यानी कि भागने गिरा प्रज्ञे की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्र से प्रभाकर माचवे, गे से अज्ञे, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका पूरा नाम गा से शुरू होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस तरह से हम उस छोटी सी ट्रिक से इन सभी को पहचान सकते थे। और आगे भी आप ऐसे ही तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने के लिए सिर्फ किताब को पढ़ना रटना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आपका अपना एक्स्ट्रा दिमाग भी, कि आप किस पैटर्न पर कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो भी काम आता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चतुर्थ सप्तक। इनमें से किस सप्तक के कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तार सप्तक के, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो 1943 में प्रकाशित हुआ था, ये 43 वाला तार सप्तक है। इसमें भारत भूषण अग्रवाल इसके कवि रहे हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक, इन सब के कवियों को इसी प्रकार से प्रश्नों में समाहित किया गया है। इनके साथ हम इनके ट्रिक की भी बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको तार सप्तक के सभी कवियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा दें, जिससे कि आपको कभी भी भूले ना। परीक्षा के दौरान तो बिल्कुल भी ना भूलें, बाकी आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन तार सप्तक के कवियों में नहीं आता? फिर वही प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं आता? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी नेमचंद्र जैन, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी रामविलास शर्मा। तो एक छोटी सी ट्रिक जो हमने यहाँ पर लिखी थी उसे आप एक बार पुनः देख सकते हैं। भागने गिरा प्रज्ञे, ठीक है, इसे अगर आपने याद कर लिया तो तार सप्तक के सारे कवि आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमें कहीं सा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बाकी तो सब सारे अक्षर दिख रहे हैं, जिनके जैसे ने से यहाँ पर ने दिख रहा है, गी यहाँ पर गी दिख रहा है, रा यहाँ पर रा दिख रहा है, सिर्फ शमशेर बहादुर सिंह इसमें बच रहे हैं जो इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो यानी हमारा सही उत्तर ए होगा, शमशेर बहादुर सिंह। पुनः एक बार आपको बता देते हैं कि भा से भारत भूषण अग्रवाल, गा से गजानन माधव मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और गे से अज्ञे। तो इस तरह से आप इनको ट्रिक में बांध करके अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं, इन कवियों को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस सप्तक की कवित्री हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इनमें से किस सप्तक की कवित्री हैं ये बताना है आपको। शकुंतला माथुर, तो इसका जो सही उत्तर है वो हम लेंगे दूसरा सप्तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन यानी कि जो
सॉरी 21 नंबर है ना ये दूसरा सप्तक की कवित्री हैं, ये शकुंतला माथुर। इनका नाम कहीं कहीं शकुंत माथुर भी लिखा हुआ मिलता है और यहाँ पर शकुंतला माथुर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके भी हम आपको आगे के क्वेश्चन में ट्रिक बताएंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है दूसरा सप्तक के कवि हैं। ए नरेश मेहता, बी रघुवीर सहाय, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सभी। इनमें से कौन है जो दूसरा सप्तक के कवि हैं? तो यहाँ पर देखिए जो ट्रिक है हमारे पास, जो हमने याद की थी, उसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखे। हमने याद की थी हस भस नरद, हस बस भस नरद। इस प्रकार से छोटे से ट्रिक में हमने सारे अक्षरों को बांध रखा है और ये सारे अक्षर जिनसे कि इन सभी कवियों के नाम शुरू होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सॉरी ये ट्रिक जो है हमारी तीसरे सप्तक की आ गई है, इसको हम काट देते हैं यहाँ से। दूसरे सप्तक की ट्रिक हमने जो ली थी वो है यही सही थी। न से नरेश मेहता, र से रघुवीर सहाय, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, ये सभी आएंगे, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन सही है ये दूसरा सप्तक के सभी कवि हैं। और इसके लिए ट्रिक है हस भस नरद। न से नरेश मेहता, रा से रघुवीर सहाय और धा से धर्मवीर भारती, हा से हरिनारायण व्यास और श से शकुंतला माथुर और हस भस नरद 2 बार सा आया है, नहीं एक शमशेर बहादुर सिंह। तो इस प्रकार से ये दूसरे सप्तक के सारे कवि हो जाते हैं। सही थी ट्रिक। अगला प्रश्न है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सही ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, 1951, 1959, 1979। इनमें से कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर है यहाँ पर 1951, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसका भी संपादन अज्ञे ने ही किया है। अगला प्रश्न है हरिनारायण व्यास की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। हरिनारायण व्यास की कविताएं, हरिनारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है, तो यानी कि इनकी कविताएं किस में संकलित होंगी? तो इनकी कविताएं दूसरे सप्तक में ही संकलित होंगी, जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने बात की थी हस भस नरद वाली। अगला प्रश्न है कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवित्री हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा, चौथा, इनमें से किसमें की कवित्री हैं कीर्ति चौधरी? तो इसमें जो ये हैं ये तीसरे सप्तक की हैं। तीसरे सप्तक की हमने जो ट्रिक बनाई है वो कुछ इस प्रकार है। फिलहाल हम इसकी सेपरेट वीडियो आपसे शेयर कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल आपको बता दें। इसकी ट्रिक है विकी के प्रमस्कू। इसी से सारे अक्षर आप मिलान कर सकते हैं। इसमें की से देखिए कीर्ति चौधरी की यहाँ पर बात हो रही है, के से केदारनाथ अग्रवाल हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से वी से विजय देव नारायण शाही हैं, तो कु से कुंवर नारायण, ये इस प्रकार से सारे कवि हैं यहाँ पर। तो इन सब की जो सेपरेट वीडियो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस तरह से आप प्रयोगवाद के तार सप्तकों के सारे कवियों को याद कर सकते हैं, कौन कवि किस सप्तक में था और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के नीचे एक छोटा सा एरो बना होता है, उसी को टच करना होता है और उसके नीचे आपको पूरा लेख मिल जाएगा। कितनी सारी वीडियोज़ उसमें पड़ी होंगी, प्लेलिस्ट उसमें पड़ी होगी, इसमें लिंक भी पड़ा होगा इस वीडियो का, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जैसी पाएंगे जिसमें तार सप्तक के कवियों को याद करने के लिए ट्रिक दी गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे फिर से। और सभी को बता दें फिर से कि कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी कभी बीमार हो जाना या किसी तरह से कोई दौड़ भाग करना, इसके चक्कर में क्लासेस नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कोई न कोई क्लास जो है आप तक पहुंचा दी जाए। जैसे मैंने कल 2 क्लासेज आपको दी हैं जो पुरानी वीडियो है, मैंने अनलिस्टेड वीडियो थी, मैंने वो कुछ अपने पेड क्लास वाले बच्चों को दिया था, कैंडिडेट को दिया था, और वही वीडियो मैंने आपके लिए भी पब्लिक कर दी है, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि हाँ मतलब वो टॉपिक भी आप तक कवर हो जाए, पहुंच जाए। कुछ लोग मैसेज भी कर रहे थे कि व्याकरण पर क्लास दी जाए, तो मेरे पास कुछ वीडियो व्याकरण की अच्छी सी पड़ी थी, उनको मैंने आप तक साझा की, उनको भी ज़रूर देख लें। और साथ में हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। पहले तो मन हुआ था कि नहीं करूँगी, काफ़ी जो है थोड़ा सा
अंदर से कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आई थी कि नहीं कोई देखता ही नहीं है तो क्या मतलब है करने का, लेकिन फिर सोच रही हूँ अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है इसलिए लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनके साथ फिर नुकसान हो जाएगा और मैं किसी का नुकसान नहीं चाहती, इसलिए मैं इस क्लास को कंटिन्यू रख रही हूँ। तो 9 बजे आप कल फिर से इसी टॉपिक पर, प्रयोगवाद पर, आगे के 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है हम लोग। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की रात की क्लास के 9 बजे फिर से, और तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, बहुत बहुत आभार, और साथ में गुड नाइट सभी को, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।